मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ध्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्व सूत्र नामक महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित और इसके अंतर्गत तीसरे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। तीसरे अध्याय के अंतर्गत लोक की तरफ से देखें तो अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन है और वैसे देखें तत्वार्थों की अपेक्षा तो जीव तत्वार्थ का वर्णन है कि जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। और गतियों की अपेक्षा से देखें तो कौन कौन सी गतियों के जीवों का वर्णन है इसमें तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में कौन सी गति के जीवों का वर्णन है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तीन गति के जीवों का आप लोग 3 दिखा रहे हैं। मुख्यतः से 3 है लेकिन 3 कौन कौन से कह रहे हैं? नारकी, मनुष्य, तिर्यंच। देवों का भी, देव भी घर और पंख भाग में रह रहे थे ना। चारों ही गतियों के जीवों का वर्णन है लेकिन मुख्य रूप से मोटा मोटा अगर अपने को दिखता है लोक के आधार पे अपन देखते हैं क्योंकि अभी तक यही माइंड सेट है कि अधोलोक में नारकी, मध्य लोक में मनुष्य, तिर्यंच। लेकिन अभी मध्य लोक का वर्णन चल आ रहा है तो उसमें भी देवता रहते हैं और बहुत बड़ा एरिया, असंख्यात द्वीप समुद्रों में से बहुत बड़ा एरिया वो देवताओं के रहने का है। देवता तो पूरे ही मध्य लोक में सब जगह ही रह रहे हैं, मनुष्यों का एरिया बहुत कम है, तिर्यंच भी सब जगह है। इसलिए चारों गतियों के ही जीवों का वर्णन इसमें इस अध्याय में है। तो अधोलोक की चर्चा के बाद में मध्य लोक की चर्चा हमने प्रारंभ की है और मध्य लोक में क्या है कि मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और वो कैसे हैं कि वो एक के ऊपर एक नहीं है, एक के नीचे एक नहीं है, अगल बगल में भी नहीं है, एक दूसरे को घेरे हुए इस तरह से गोलाकार रूप से चूड़ी के आकार में वो सारे द्वीप समुद्र पाए जाते हैं। बोलिए अंकल। वो एक ये पूछना था, जैसे पहले नरक में लगातार कोई जीव जावे तो 9 दफा जा सकता है? 9 नहीं, 8 बार। 8 बार जा सकता है। तो उसमें ये ऐसे नहीं पहले नरक में जा सकता है, पहले नरक तक ही जा सकता है। वो अगर 8 बार जावे तो दूसरा जन्म जैसे सैनिका होएगा उसका, नारकी तिर्यंस कोई भी मनुष्य तिर्यंस, तो उसी जन्म से वो जावे तो वो गिनती में आएगा क्या? नहीं नहीं, अभी असैनी था, अभी असैनी है, ठीक है। हाँ असैनी मर के पहले नरक में गया, हाँ पहले नरक से निकलकर दोबारा असैनी नहीं होती किसी भी नरक से निकल के। तो नरक से निकला है तो असैनी होगा नहीं, संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य या तिर्यंच बनेगा। अब वो जो संगीत पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य है वहां से मर के अब वो असैनी बने और फिर वो असैनी मर के पहले नरक में जाए, तो ये दूसरी बार होगा। अच्छा, सीधा अगर सैनी मर के जावे तो वो गिनती में नहीं नहीं आएगा? नहीं, वो असैनी की गिनती में नहीं आएगा ना, हाँ असैनी से जाएगा तो गिनती में आएगा। ठीक है। तो असैनी के लिए ये मतलब बीच में 2 भाव लेने की कंपल्सन है कि एक तो सैनी का भाव लेना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
नरक से निकल के असैनी होता नहीं है, लेकिन उस भाव के बाद जस्ट तुरंत असैनी बने और असैनी बन के तुरंत अगले भाव में नरक में जाए, तो ये कंटिन्यू, उसको निरंतर बोलेंगे, ये कंटिन्यू जा रहा है लगातार। मध्यलोक का कल हमने देखा था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, एक राजू बाई एक राजू का जो त्रसनाली है, तो वही एक राजू बाई एक राजू का मध्यलोक है। और ऊंचाई कितनी है मध्यलोक की, जितना सुमेरु पर्वत है, यानी 1,40,000 योजन। देखो अगर डिजिट्स में पूछेंगे मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है, तो 1,40,000 योजन, ये इन डिजिट्स। और अगर आपसे ये पूछा जाए कहां से कहां तक है, इन वर्ड्स बोल वैसे बताना है, तो कहां से कहां तक है, कल बताया था, सुमेरु की जड़ से लेकर यानी चित्रा पृथ्वी से लेकर और ऊपर सुमेरु की चूलिका तक। तो वो चित्रा पृथ्वी का जो 1,000 योजन वाला हिस्सा है, वहां से लेकर सुमेरु की चूलिका तक ये मध्यलोक की ऊंचाई पाई जाती है। चूलिका 40 योजन की है या 40,000? 40 ओनली 40। कितने द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में? असंख्यात, कितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में? कितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं? बोलिए चित्राशा, आवाज चालू करिए। 13 द्वीप 13 समुद्र है, और ऐसे 13 द्वीप नहीं, 13 द्वीप 13 समुद्र, 13 समुद्रों के तो नाम बताए थे। हाँ, और 16 द्वीप 16 समुद्र। बोलिए ललतेश जी, कितने हैं? 25 कोड़ा कोड़ी उधार पल्ले। उद्धार, बढ़िया, ये अधूरा है लेकिन अभी। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लव के समयों के बराबर। समयों के हिसाब। हाँ चिताशा जी, वो तो हमने केवल नाम देखे थे, 13 द्वीप के तो यहाँ के अपने ग्रंथ में दिए हैं, और जो विशेष ग्रंथ है तिलोपनति आदि, उनमें 16 द्वीप समुद्रों के नाम दिए हैं। पर द्वीप समुद्र हैं एक्चुअल में असंख्यात। तो असंख्यात तो एक ये समझ लो वो है नापने की इकाई की असंख्यात। तो कितने असंख्यात, जैसे कहा किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर, 2, 4, 10, 15 ऐसे असंख्यात हैं, तो कितने असंख्यात? तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य में जितने समय होते हैं, उतने असंख्यात द्वीप समुद्र। अभी यही शब्द लिख लीजिए, आप लोगों को भले ही भाव नहीं ख्याल में आए। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों में जितने समय होते हैं, उतने समयों के बराबर द्वीप समुद्र पूरे मध्य लोक में है। अभी आप देखो ये अलौकिक गणित है, और ये अलौकिक विज्ञान और अलौकिक क्या बोले भूगोल जो भी, कि समयों से क्षेत्र की नाप कर रहे हैं। टाइम से एरिया को कौन नापता है? टाइम से एरिया को नापा जा रहा है। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले में जितने समय है। अभी पूछे आपसे कि समझ लीजिए कि यहाँ से कोई जगह 60 किलोमीटर दूर हो, तो पूछे कि ये यहाँ से वो जगह कितनी दूर है, तो क्या कहेंगे? 1 मिनट में जितने सेकंड होते हैं उतनी दूर है। समझ में आ रही बात? जयपुर से मान लो कोई जगह 60 किलोमीटर दूर है, तो पूछेंगे ये यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, तो ऐसा जवाब दिया कि 1 मिनट में जितने सेकंड होते हैं उतने किलोमीटर दूर है। तो कितने किलोमीटर दूर हुई? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। वैसा तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य, ये टाइम को बता रहा है, उसमें जितने समय है, तो उसमें कितने समय है? अब वो कल बताया था, गड्ढा भरो फिर खाली करो फिर उसको असंख्यात से गुणा करो, उतने समयों के बराबर मध्य लोक में संख्या द्वीप समुद्र है।
ठीक है, ये पल्ले वाली लैंग्वेज है। अगर इसको सागर की भाषा में लिखेंगे तो 2.5 उद्धार सागर, इसी को ब्रैकेट में 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार, पल्ले को ब्रैकेट में 2.5 2.5 उद्धार सागर। सागर बड़ा होता है, पल्ले छोटा होता है। 2.5 उद्धार सागर। ठीक। कल हमने द्वीप और समुद्रों के नाम देखे थे। तो सबसे पहला द्वीप, पहला मतलब जिसको घेरे हुए और फिर द्वीप और समुद्र है, इसलिए हम उसको पहला बोलते हैं, जो बीच में है। तो यहाँ सूत्र में दिया था कि तन मध्य उन सबके बीच में मेरु है, नाभि जिसकी ऐसा वो 1000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। तो पहले सबसे पहले इस जम्बू द्वीप की चर्चा यहाँ पर अपन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसके क्या कारण है कि एक तो वो सबसे बीच में सबसे पहला है, दूसरी बात सबसे छोटा है। तो छोटे को पहले कर लो, सबसे छोटा है ना, आगे वाले तो दुगने दुगने विस्तार वाले आएंगे तो बड़े बड़े आते जाएंगे। तो ये तो खैर मजाक वाली बात है, सबसे छोटा है। ये सबसे पहला है, बीच में है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ हम रहते हैं, तो पहले जहाँ अपन रहते हैं अपनापन आता है कि नहीं आता है, उसको पहले अपन समझ लें, देख लें। तो ये जम्बू द्वीप की चर्चा यहाँ अपन पहले कर रहे हैं, उसके बाद में आगे के द्वीप समुद्रों की यथा योग्य जो शास्त्रों में चर्चा दी है उसमें से थोड़ी बहुत चर्चा अपन करेंगे। कल अपन ने 16 नाम वगैरह देख लिए थे। अभी देखिए जम्बू द्वीप में क्या है। ये सब, ये 2 पेज मैंने छोड़े थे, आप लोगों ने नहीं, ये नहीं छोड़े थे, पीछे वाले छोड़े थे, वो पढ़ लिए थे। नरक संबंधी विशेष बातें पढ़ लिए। अभी यहाँ पर भी ये जो कुछ बातें हैं अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन पहले थोड़ी सी रचना समझ लें कि जम्बू द्वीप में क्या है। जम्बू द्वीप कैसा है कि ये जैसे ये जो मध्यलोक है, तो इसके यहाँ बीचों बीच है। और तो सारे द्वीप समुद्र कैसे हैं, और तो सारे द्वीप समुद्र इसको घेरे हुए हैं, तो वो सब हैं चूड़ी के आकार की। जो जम्बू द्वीप के अलावा जो द्वीप समुद्र हैं वो सब कैसे हैं, चूड़ी के आकार के हैं। चूड़ी कैसी होती है कि एक गोरा गोल घेरा होता है, लेकिन बीच में से खाली होती है, उसमें अपना हाथ चला जाता है, बीच में से खाली होती है और चारों तरफ वो गोल घेरा होता है। तो और जो बाकी के द्वीप समुद्र हैं वो सब तो है चूड़ी के आकार की। लेकिन ये जो जम्बू द्वीप है ये क्या है, ये चूड़ी के आकार का नहीं है, ये बीच में से खाली नहीं है, इसमें हाथ डालना चाहे तो नहीं डलेगा। ये कैसा है, ये थाली के आकार का है। जम्बू द्वीप कैसा है, जैसे थाली होती है उसमें बीच में भी सरफेस है, खाली नहीं है, ऐसे ही ये जम्बू द्वीप थाली के आकार का गोलाकार है। और उसके बाहर वाले जो द्वीप समुद्र हैं वो सब चूड़ी के आकार के गोलाकार हैं। तो ये जो जम्बू द्वीप है, अब अपन केवल जम्बू द्वीप बना लेते हैं। ये इस तरह से थाली के आकार का गोलाकार है। और इस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं। वो सूत्र अपन आगे बाद में पढ़ लेंगे, वो सूत्रों में दिया है। यहाँ 6 पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निशर, नील, रुक्मी और शिखरिन। ये 6 पर्वत हैं। ठीक है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो पहले इधर देख लीजिए, लिखा हुआ सब मिल जाएगा, लिखा भी है ग्रंथ शास्त्र में भी, एक बार समझ लीजिए। ये 6 पर्वत हैं। तो ये जो 6 पर्वत हैं इससे ये पूरा द्वीप कितने भागों में बट गया है, 1 2 3 4 5 6 7 भागों में बट गया है। 6 पर्वत हैं, महापर्वत हैं, उनके कारण ये पूरा द्वीप 7 भागों में बट गया है, जिन्हें कहते हैं क्षेत्र। 7 हैं क्षेत्र और ये 6 हैं पर्वत, जिन्हें कुलाचल बोलते हैं। बड़े बड़े पर्वत हैं जिन्हें कुलाचल कहते हैं। ठीक है, उनके नाम वगैरह आगे सूत्र में है सब। ये तो बेसिक रचना है, लेकिन अभी ये तो अंदर की रचना है। ये जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप के बाद में क्या है, इसके बाहर है लवण समुद्र।
ठीक है, तो वो समुद्र से इसको डिवाइड करने के लिए, लेकिन समुद्र अंदर नहीं आ जाए, क्या होना चाहिए, समुद्र इस द्वीप के अंदर नहीं आ जाए घुस के। तो ऐसा नहीं है जैसे अपने मुंबई के या इधर जाओ केरल वेरल में, तो वहां पे बीच होते हैं तो समुद्र का पानी भी इधर आता रहता है, ऐसा कोई वहां पे बीच वगैरह यहाँ जम्बू द्वीप के बॉर्डर्स पे हो, ऐसा नहीं है। जम्बू द्वीप के पूरे ये गोलाकार जो इसको बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस, परिधि समझते हैं, ये जो इस तरह से गोलाकार है, ये पूरी पूरी परिधि पर एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है, चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है, जिसे जम्बू द्वीप की जगती, शास्त्रों में शब्द दिया है, अपन बाउंड्री वॉल ही बोल सकते हैं उसको, जगती शब्द दिया है, जम्बू द्वीप की जगती, या परकोटा भी बोल सकते हैं, कोट भी बोल सकते हैं, कोट भी शब्द आता है, कोट, कोट मतलब परकोटा, परकोटा समझते हैं, जैसे अपने जयपुर में ये सांगानेरी गेट, परकोटा, अजमेरी गेट, इस तरह से परकोटा बना हुआ है, ऐसा। तो पूरे जम्बू द्वीप के परिधि में चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, जिसको जम्बू द्वीप की जगती कहते हैं। और ये जम्बू द्वीप यहाँ से यहाँ तक, एक कोने से दूसरे कोने तक, इसका विस्तार कितना है, कल सूत्र में आया था, योजन शत सहस्र विश्वकंभू, 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। तो ये 1,00,000 योजन कहाँ से है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। यहाँ इसको बोलते हैं, जब कोई चीज राउंड में होती है, गोलाकार जो होती है, तो उसके एक कोने से दूसरे कोने की दूरी को बोलते हैं डायमीटर या व्यास, डायमीटर या व्यास उसको बोलते हैं। तो जम्बू द्वीप का व्यास वो कितना है, 1,00,000 योजन, ठीक है, ये तो है इसका डायमीटर, पूरा एरिया नहीं है। 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप, 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप अपन बोलते हैं, तो 1,00,000 योजन कितना है कि इस कोने से एक रस्सी लो, इंच टेप, और उस कोने तक नापो, तो वो 1,00,000 आएगा। लेकिन पूरे जम्बूद्वीप का एरिया कितना है, तो वो तो जो फार्मूलाज होते हैं सर्किल का एरिया निकालने के लिए, क्या है, पाई आर स्क्वायर, उससे ही वो निकलने वाला है, ठीक है ना। और एक है इसकी ये सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ये परिधि, परिधि कैसे निकालते हैं, परिधि का फार्मूला 2πr, परिधि का है शायद, देख लेना, बच्चों की बुक्स में मिल जाएंगे जो फार्मूलेज हैं, गूगल पे मिल जाएंगे वो। तो ये जम्बूद्वीप की परिधि शास्त्रों में आचार्यों ने कैलकुलेट करी है इसी से, ये जो अपने को पता है ना व्यास, उस व्यास से, और आर निकालते त्रिज्या उसकी आधी करके, और वो सब कैलकुलेट करके, तो अपने को कैलकुलेट नहीं करना है। तो पूरे जम्बूद्वीप की परिधि कितनी है, तो देखो परिधि एक नहीं है, ये जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है ना, ये जो बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री वॉल ऐसे कागज की वैसी है क्या, कि उसकी कुछ मोटाई भी होगी, बाउंड्री वॉल है तो दीवार है तो कुछ मोटाई भी होगी ना उसकी, तो वो मोटाई है उस दीवार की। तो जब उसकी मोटाई है तो ये यहाँ उसकी परिधि अलग होगी और यहाँ उसकी परिधि अलग होगी, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। कोई भाई गोले पर अपन दीवार खड़ी करेंगे और वो दीवार नीचे से इतनी चौड़ी आ रही है, तो अंदर की तरफ सर्किल छोटा होगा, बाहर की तरफ सर्किल थोड़ा बड़ा होगा। जैसे कि अपन सर्किल बनाया कोई कड़ा रखकर, चूड़ी थोड़ी पतली होती है, कड़ा होता है अपना थोड़ा मोटा, तो सर्किल बनाओ, तो एक सर्किल बनेगा उस कड़े के अंदर की तरफ और एक सर्किल बनेगा उसके बाहर की तरफ, दोनों सर्किल में अंतर आएगा, समझ में आ रहा है अनिता जी, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही इसकी बाउंड्री वॉल है, तो ये बाउंड्री वॉल है, ये जो इसकी मोटाई है 8 योजन मोटी है, नहीं 8 योजन ऊंची है, सॉरी 8 योजन इसकी हाइट है, ऊंचाई कितनी है 8 योजन, और जो इसकी मोटाई है वो है आधा योजन, आधा योजन मोटाई है, नीचे से जमीन पे से जो थिकनेस है आधा योजन मोटाई है, और 8 योजन की इसकी हाइट है।
देखिए मैं आपको एक बार चित्र दिखाती हूँ तो और आपको समझ में आएगा। एक मिनट। ये अपना जम्बू द्वीप है, कल अपन ने देखा था। ये मध्य लोक है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इसके बाद में ये जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल दिखा, समझ में आ रही है। ये नीला जो दिख रहा है ये लवण समुद्र है, अंदर जो ग्रीन दिख रहा है वो अंदर द्वीप है, जम्बू द्वीप। और ये जो ब्राउन कलर की दिख रही है ये इसकी जगती यानी बाउंड्री वॉल है। तो ये जो इसकी हाइट है, अभी यहाँ दीवार बनाकर बताई है, ये जो दीवार है ये 8 योजन की इसकी हाइट है। ठीक है, 8 योजन की हाइट है। और जो इसकी चौड़ाई है, तो नीचे की तरफ इसकी चौड़ाई है 12 योजन। नीचे की तरफ इसकी चौड़ाई 12 योजन है। ये अंदर वाला चित्र दिख रहा है आप लोगों को? कर्सर समझ में आ रहा है? ये अंदर इसकी चौड़ाई दिखाई गई है। तो मूल में नीचे ये 12 योजन चौड़ा है, फिर ऐसा स्लांटिंग होता हुआ गया है। ये जो परकोटा है ऐसा नहीं सीधी दीवार जैसा, इस तरह से है। तो नीचे 12 योजन चौड़ा है, फिर बीच में घटते घटते 8 योजन चौड़ाई बची, और ऊपर टॉप पर आते आते इसकी चौड़ाई 4 योजन है। ठीक है, ये आधा योजन नहीं है, मैंने जो आधा योजन कहा था ना आपको वो नहीं, ये 12 योजन है। मूल में 12 योजन चौड़ा, मध्य में 8 योजन चौड़ा, और शिखर पर 4 योजन की इसकी ये चौड़ाई है। ये समझ में आ रहा है आपको? मतलब मुझे आप लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे, समझ में आई? 12 योजन, 8 योजन और 4 योजन क्या है? वो जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है, तो ऐसे सीधी दीवार नहीं है, थोड़ी सी ऐसी है। तो नीचे 12 योजन की चौड़ाई वाला है, फिर घटते घटते बीच में आएंगे तो 8 योजन बचेगा, और ऊपर टॉप पे पहुंचेंगे तो उसकी जो चौड़ाई है, समझ लो जिसपे अपन घूम फिर सके, चल सके, तो वो जो चौड़ाई है वो 4 योजन है। टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट है उसकी 8 योजन। टोटल जो बाउंड्री वॉल की हाइट है वो 8 योजन है, और जो चौड़ाई है नीचे से 12 योजन, बीच में 8 योजन, और ऊपर पहुंचेंगे तो 4 योजन। ये इस तरह से इसकी बाउंड्री वॉल है। ये जो बाउंड्री वॉल है ये है, ये बाउंड्री वॉल ये अनेक प्रकार के रत्नों से और समझ लो मणियों से इनसे निर्मित है। और नीचे से ये वज्र की, वज्र समझते हैं ना, जैसे बिल्कुल ठोस जो होता है, हीरे को बोलते हैं वज्र। तो ये वज्र की और अनेक प्रकार के रत्नों की ये बाउंड्री वॉल बनी हुई है। और इसमें देखो, इसमें बताया है मूल में तो है वज्र, सबसे नीचे की तरफ इस बाउंड्री वॉल में वज्रमय है, फिर बीच में अनेक प्रकार के रत्नमय है, और ऊपर वैडूर्य मणि की ये, ऊपर की तरफ वैडूर्य मणि की ये बनी हुई है। और इस पर अनेक प्रकार के घंटा, गवाक्ष जाल, मोतियों के जाल, सुवर्णों के जाल, मणियों के जाल, इस तरह से ये सब इसमें बने हुए हैं। यहाँ ज्यादा नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन ये चारों तरफ, मतलब वेदी है तो ऐसे नहीं सुनी सुनी सी कोई दीवार है, बहुत अच्छे ऊपर सब झालर वगैरह मणियों की, मोतियों की, वो सारी इस पे लगी हुई है। इसको वेदी भी बोलते हैं, जगती भी बोलते हैं, कोट भी बोलते हैं। कोई भी शब्द आपको मिलेंगे शास्त्रों में। जम्बूद्वीप की वेदी भी शब्द मिलेगा, जम्बूद्वीप की जगती भी शब्द मिलेगा, और जम्बूद्वीप का कोट, परकोटा, ऐसा कोई भी शब्द इसमें मिलेंगे। तो अब ये जो बाउंड्री वॉल है ये क्योंकि ऊपर से 4 योजन की मोटाई वाली है, तो जो इंटरनल जो इसकी परिधि है, सरकमफ्रेंस है, वो कितनी है? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ से मत देखिएगा, मैं लिखवा रही हूँ आपको। तो जो अंतरंग परिधि है, आंतरिक परिधि या अभ्यंतर परिधि उसको बोलते हैं, वो है 3,16,152 योजन से कुछ कम।
3,16,152 योजन से कुछ कम ये जम्बूद्वीप की अभ्यंतर परिधि है। और बाह्य परिधि कितनी है जम्बूद्वीप की? 3,16,227 योजन। 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष और 13.5 अंगुल से कुछ अधिक, उसको साधिक 13.5 अंगुल, 13.5 अंगुल ऐसा लिखा है। 3,27,000 नहीं सॉरी 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, साधिक 13.5 अंगुल। ये इसकी बहिरंग परिधि है, बाहर की जो इसका सरकमफ्रेंस है वो। आपको लगेगा कि क्यों लिखा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? केवल इसलिए कि कितनी बारीकी से पूरी नापतोल है। और है इतना ही नहीं है, हमारे आचार्यों को इतना ज्ञान था और उन्होंने लिखी है, करके बताई है, और करके देख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जो कोई अगर आपसे नहीं होता हो, घर में कोई बच्चे हो मैथ्स में एक्सपर्ट हो, तो उनको आप बता दीजिएगा ये कि उसका डायमीटर है 1,00,000 योजन का है। अब आप इसकी ये सरकमफ्रेंस बता दो और ये एरिया बता दो कितना आता है। और ये भी है कि वो पाई की वैल्यू जो यहाँ अपने यहाँ मानते हैं वो 22/7 मानते हैं। आचार्यों ने पाई की वैल्यू भी एग्जैक्ट निकाल के दी है, 22/7 में भी जो एग्जैक्ट आती है वो निकाल के दी है। बोली मीना जी। मैम आप बोल रहे थे 12 योजन, क्या चीज है 12 योजन? 12 योजन नीचे से उसकी चौड़ाई, जो बाउंड्री वॉल है वो नीचे से जो चौड़ाई है वो 12 योजन, फिर बीच में जाते जाते 8 योजन, और टॉप पे पहुंचते पहुंचते वो 4 योजन की बचती है। अच्छा, ठीक है, 12, 8 और 4। 4 ऐसे। ओके, तो ऊंचाई हो गई ना एक तरह से उसकी। नहीं नहीं, ऊंचाई तो है, देखो हाइट, ऊंचाई तो हाँ समझ लीजिए कि जैसे अभी तो सीधा है ना, तिरछी कोई चीज नहीं है अभी मेरे पास। ये ये ऐसा है, ये तो है ऊंचाई, है ना, ये तो हाँ है इसकी हाइट 8 योजन। अब ये है मोटाई, ये नीचे से हाँ। कितना फैला है, तो नीचे से 12 योजन फैला है, फिर बीच में अच्छा, जाते जाते थोड़ा 8 योजन हो गया है, फिर ऊपर पहुंचते पहुंचते हाँ 4 योजन हो 4 गया। योजन। ओके, ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। एक बार इस चित्र में और थैंक यू मैम, हाँ, थैंक इसमें यू। और एक बार देख लीजिए, इसमें दिखाया है अच्छे से। ये देखिए, ये यहाँ ये दिख रहा है आपको अंदर, ये एक ऐसा बना है, ये जो यहाँ बाहर दिख रहा है ये चीज, ये यहाँ अंदर बनाई है। तो ये अंदर है एक्चुअल में, मतलब यहाँ ऐसा है ये, लेकिन इसको बाहर निकाल के दिखाया है कि ये नीचे से 12 योजन चौड़ा है, फिर सकड़ा होते होते बीच में 8 योजन चौड़ाई बची है, और ऊपर पहुंच रहे हैं तो इसकी शिखर पर 4 योजन की इसकी चौड़ाई है, और टोटल इसकी हाइट है वो 8 योजन। तो इस तरह से ये बाउंड्री वॉल है, और ये इसकी परिधि है। परिधि फिर से एक बार चेक कर लीजिए, अभ्यंतर परिधि है 3,16,152 योजन से कुछ कम, ये अभ्यंतर इंटरनल सरकमफ्रेंस है। और जो बहिरंग परिधि है वो है 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष और साधिक 13.5 अंगुल। इसका मतलब यह है कि ये जो 227 योजन दिया है ना, तो लगभग 228 योजन, क्योंकि 4 कोस का होता है तो ये 4 कोस में कुछ कम है ना, 3 कोस और ये अंगुल और ये सब दिया है, अप्रोक्सीमेट इतना है, लेकिन ये पूरा बराबर एक एक अंगुल तक का भी निकाल के माप यहाँ पर दिया गया है। ये इसकी परिधि। अब इस जो परकोटा है, इस परकोटे में क्या है, इस परकोटे में ये जो बाउंड्री वॉल है, इसमें 4 तो बड़े बड़े दरवाजे हैं, चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। पूर्व दिशा वाला जो द्वार है उसका नाम है विजय द्वार, दक्षिण दिशा वाले द्वार का नाम है वैजयंत द्वार, पश्चिम दिशा वाले द्वार का नाम है जयंत द्वार, और उत्तर दिशा में जो द्वार है उसका नाम है अपराजित।
विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। इस तरह से 4 इसमें दरवाजे हैं। क्या हुआ बोलिए। एक तो आप ये जो जो अंतरंग वाला ना 3 लाख कितना बोले, एक तो स्लिप हो गया माइंड से। 16,000, 3,16,000 दोनों में ही नहीं, 3,16,000 तो सेम है। और अंतरंग वाला अंतरंग वाले में भी 3,16,152 योजन से कुछ कम। अच्छा और बहिरंग वाले में 3,16,227 योजन और फिर वो आगे जो संख्या दी है। अच्छा। मैं ना ये जो परकोटा है, जो वाल है जम्बू द्वीप की, ये पूरी रत्नों से ही मतलब बनी हुई है क्या ये? हाँ हाँ, रत्नों से ही बनी हुई है। तो नीचे है वो वज्र, वो भी रत्न है, और बीच में अनेक प्रकार के रत्नों से है, और ऊपर वैडूर्य मणि की। इस तरह से रत्नों की ही वॉल बनी हुई है। रत्न अपने आप में बहुत ठोस होते हैं। देखो जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं है ना, तो ये ईंट, चूना, मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, ये तो सब मनुष्यों ने इनका है समझ लो इन्वेंशन किया है कि बनाए हैं, तो कृत्रिम है। और ये कैसे हैं कि एक बरसात आती है और सब बह जाता है, ऐसा ऐसे हैं। अकृत्रिम रचनाएं वो सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से कम की नहीं मिलेंगी कोई भी आपको। तो जो अकृत्रिम चीज होती है वो पक्की होती है, शाश्वत होती है, क्योंकि वो अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए उसका कभी नाश भी नहीं होता। तो मैं कैसा हूँ, हम कैसे हैं, किसी ने बनाया है, भगवान ने बनाया है कि माता पिता ने बनाया है, कि किसी ने नहीं बनाया है। मैं स्वयं हूँ अनादि अनंत अकृत्रिम। तो मैं भी कैसा हूँ, मैं भी ऐसा ही बढ़िया अच्छी धातुओं का, ऐसे ये सीमेंट विमेंट का नहीं, अच्छी कौन सी अच्छी धातु का, चैतन्य धातु से बना हुआ। बाहरी जड़ हीरा मोती माणिक इनसे नहीं, मैं चैतन्य धातु से बना हुआ अनादि अनंत अकृत्रिम। तो मेरा भी कभी नाश नहीं होगा। ठीक है ना। ये अकृत्रिम रचनाओं को देखकर अपने अकृत्रिम स्वभाव को देखना है, ये इनको देखने का उद्देश्य है। ये बोलिए। 8 योजन ऊंची है, तो ये बड़ा बड़ा वाला योजन है। बराबर। हम जितनी भी रचनाएं देख रहे हैं या लोक का आकार बिल्कुल जैसे स्केल से खींची हुई चीजें हैं, बिल्कुल बराबर है, तो वैसे ही होती है। बिल्कुल गोलाई है तो एकदम समान गोलाई लिए हुए है। हाँ हाँ, अकृत्रिम है तो गड़बड़ होने का काम ही नहीं। अपन हाथ से बनाओ तो गोला देखो, गोला नहीं बनता है, कैसा बनता है कुछ भी। लेकिन जो ऑटोमेटिक काम होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। ऑटोमेटिक मतलब जिससे किसी ने बनाया नहीं, अपने स्वयं आप। से जो निर्मित है। हाँ। हाँ, परफेक्ट बिल्कुल। और जहाँ जितने भी इंच सेंटीमीटर का जो है वो सब सामने है वैसे। तो इस जो ये बाउंड्री वॉल है, इसमें 4 तो बड़े दरवाजे हैं, 4 द्वार हैं। बोलिए। हम लोग जब द्वीप में रहते हैं, किनारे पे ये समुद्र है हमारे यहाँ, उसको भी लवण समुद्री कहते हैं। तो ये क्या कोई और है, क्योंकि यहाँ तो कोई दीवार दिखती नहीं है। यहाँ के समुद्रों में दीवानी है तो बीच, ये जो अपने समुद्र है ना, तो नदी नाले हैं। अच्छा, ये लवण समुद्र कुछ और है आगे जाकर। लवण समुद्र तो अलग है। ये जो अपने को समुद्र दिख रहे हैं, समझ लो गेटवे ऑफ इंडिया पे जाओ या और कहीं इधर हाँ, उधर सारी। जाओ, कन्याकुमारी में जाओ, ये लवण समुद्र नहीं है। लवण समुद्र तो लवण समुद्र तक तो अभी अपनी पहुंच नहीं है, क्योंकि यह जो हमारा जो हम देखेंगे कि हमारी जो अयोध्या है वो उस बीच में है। ठीक है ना। तो ये लवण समुद्र नहीं है, क्योंकि लवण समुद्र के चारों ओर बाउंड्री वॉल है, और केवल ये जो दरवाजे हैं, ये दरवाजों तक भी वो चक्रवर्ती पहुंचता है। और वो सब अभी अपन समझते हैं, वो तो पढ़ा चक्रवर्ती है। जब दिग्विजय के चक्रवर्ती समय जाता है के लिए जाते थे। तभी वो वहां पहुंचता है। बोलिए। वो लवण समुद्र के आगे तो ये समुद्र ताल तलैया जैसे हैं। हमारी हाँ गंगा और सिंधु नदी ही जो है इनसे कितनी विशाल है, हाँ ये अभी अपने को देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो इसमें चारों दिशाओं में ये 4 महाद्वार हैं। दरवाजे भी क्या, महाद्वार हैं। और इनकी हाइट कितनी है, जितनी पूरी वॉल की हाइट है, 8 योजन ऊंचे, और चौड़ाई है 4 योजन की। इनकी चौड़ाई, जो 4 दरवाजे हैं, 8 योजन ऊंचे और 4 योजन चौड़े। ये चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं।
नाम इनके जो है विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। देखिए जब भी अब नक्शे में अपन समझेंगे और एक्चुअल में भी कभी भी हमको दिशा, हम बोलते कैसे हैं दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन एक गलत तरीका है। दिशाएं कैसी होती है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। इधर से स्टार्ट करते हैं, ये क्लॉकवाइज ऐसे राउंड लगाते हैं, ये है ना क्लॉकवाइज, इस तरह से राउंड लगाते हैं। तो पूर्व से स्टार्ट करते हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। तो अब ऐसे कहेंगे चारों दिशाओं में क्रमशः 4 दरवाजे हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। तो आप कैसे लिखेंगे, अब नक्शा कैसे बनाएंगे, उन्होंने तो खाली लिखा है। तो पूर्व के बाद पश्चिम बना देंगे, तो फिर विजय, वैजयंत पश्चिम में हो जाएगा, जबकि वैजयंत कहाँ है, दक्षिण में। तो ऐसे ही चलना है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये क्रम है। नंदीश्वर में वंदना करें, कहीं भी वंदना करें, जो भी विधान वगैरह करते हैं ना, तो आप देखेंगे इसी तरह से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, यही क्रम रहेगा क्लॉकवाइज जाने का। तो 4 दरवाजे, मैं तो वो बता रही थी, ये नाम कहीं आपने सुने, और विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित कहाँ सुने हैं, बोलिए दीपिका जी, आपने सुने हैं, आप हाँ कर रहे हैं। हाँ सुने तो है, विजय, वैजयंत, सुने तो है, पर ये याद नहीं आ रहा कहाँ ये सुने हैं। बोलिए पद्मा। हाँ मैं विमान है, सरवार सिद्धि के जो विमान है, उन सरवार सिद्धि के चारों ओर के विमान। हाँ, 5 अनुत्तर विमानों के नाम है, 5 अनुत्तर में से 4 अनुत्तर विमानों के नाम हैं, बीच का तो सरवार सिद्धि है, और ऐसे ही चारों दिशाओं में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, यही नाम है। और ये नाम आपको और भी जगह मिल जाएंगे अभी, क्योंकि शुभ नाम वाले हैं, और ये नाम तो लिमिटेड है, संख्याती हैं, तो यही नाम अभी आगे और भी मध्यलोक की रचना में रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये 4 दरवाजे हैं, चारों के नाम ये है। इसके अलावा और कोई दरवाजा है क्या, इसके अलावा 14 दरवाजे और हैं। इसके अलावा कितने हैं, 14, जो अभी अपन रचना अंदर पढ़ेंगे, पर थोड़ी बहुत आप लोगों ने पढ़ी भी है, देखा हुआ है जम्बूद्वीप का नक्शा भी। तो जम्बूद्वीप में अभी अपन ने 6 पर्वत देखे थे, उनसे 7 क्षेत्र हो गए थे। इसके अलावा 14 महानदियां, 14 महानदियां जम्बूद्वीप में बहती हैं, जो कि पर्वतों पे जो सरोवर है वहां से निकलती है और जाके लवण समुद्र में जाके मिलती हैं। तो लवण समुद्र में वो कहाँ से जाएंगी, पूरी तो बाउंड्री वॉल है, तो उसको जाने के लिए भी रास्ते या दरवाजे वहां पर बने हुए हैं। तो उन नदियों के निकलने के लिए ये 14 दरवाजे, 14 नदियों के निकलने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये 4 तो है महाद्वार, ये दरवाजे आपको दिख रहे हैं, और दरवाजे भी कैसे दिख रहे हैं, ये दरवाजों पर आपको दिख रहा है, ये तो है, और ये बड़ा सुंदर सा बना हुआ है, ऊपर एक भगवान दिख रहे हैं, चारों दरवाजों पे दिख रहे हैं। यानी इन द्वारों पे भी जिन प्रतिमाएं, आप ये रचना देखने का उद्देश्य क्या है, कि हमको जिन धर्म की महिमा है, कि पूरे 3 लोक में जो हम कहते हैं जिनेंद्र भगवान का शासन है, तो ऐसे ही नहीं है, और एकमात्र जिन धर्म है जो तीनों लोकों में, अधोलोक में अकृत्रिम जिनालय है, मध्य लोक में अकृत्रिम जिनालय है, ऊर्ध्व लोक में अकृत्रिम जिनालय है, और वो जो संख्या वाले हैं वो तो खाली गिनती के बताए हैं। इसके अलावा ये इस तरह से जगह जगह जिन प्रतिमाएं और चैत्य वृक्ष, सिद्धार्थ वृक्ष और प्रतिमाएं बहुत जगह पर हैं। तो ये जो दरवाजे हैं, यहाँ पर ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं उसके दरवाजे के टॉप पर यहाँ विराजमान है, चारों दरवाजों पे इस तरह से अनंत प्रतिमाएं हैं, छत्र आदि सब यहाँ पर है बना हुआ, अष्ट प्रातिहार्य युक्त अनंत प्रतिमा इन दरवाजों पर है। अब ये जो नदियां हैं, 14 नदियों को निकलने के लिए अंदर आपको दिख रहा है छोटे छोटे से गुफा जैसे ये दरवाजे हैं, और इससे ये नदियां बाहर जाकर और इधर बाहर की तरफ लवण समुद्र में आकर गिर रही हैं। तो ये 14 दरवाजे भी, दरवाजे मतलब बस वो उतने ही हैं जितनी वो नदियां उसमें से निकल जाए, इस तरह से ये इस बाउंड्री वॉल में नदी के निकलने के लिए। और इसके अलावा ये भी दरवाजा है, अब ये दरवाजा इतना बड़ा है, इसमें पानी नहीं आ जाता होगा अंदर, इतना चौड़ा 4 योजन की चौड़ाई का यहाँ दरवाजा है। तो ये दरवाजों पे वो कपाट है वो बंद रहते हैं,
और जब इन दरवाजों पर इनके रक्षक देव भी रहते हैं। अभी अपन कह रहे थे ना कि मध्य लोक में देवगति के जीव रहते हैं, तो यहीं से आप समझ लीजिए कि ये जो ये पूरी जो जगती है, बाउंड्री वॉल है, यहाँ पर देवों के निवास स्थान है और हर दरवाजे का एक अधिपति देव है। हर दरवाजे का एक एक देव, उसका रक्षक कहो, अधिपति कहो, वो वहां पर रहता है। और जब चक्रवर्ती अपनी दिग्विजय के लिए यहाँ तक आता है, तो वो ये जो देव होते हैं, वो देव फिर उन चक्रवर्तियों को समझ लो आगे सहायता करते हैं जाने आने के लिए इधर से। तो क्योंकि चक्रवर्ती पूरे 6 खंड को जीतता है, वो 6 खंड को जीतता है, तो इधर जम्बू द्वीप की बाउंड्री तक भी, यहाँ तक भी वो आता है। अभी अपन वो दिग्विजय वाली देखेंगे, अगर अपना को मन होगा तो आगे जब प्रकरण आएगा तब देखेंगे। तो इस तरह से ये जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल की चर्चा ये हाँ हुई है। प्रश्न है किसी को? बोलिए शकुंतला जी। ये 4 दरवाजे जम्बू द्वीप के हैं क्या? जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल में, हाँ जम्बू द्वीप के बोल दो, बाउंड्री वॉल में 4 दरवाजे। जो बाउंड्री वॉल की चर्चा की ना अपन ने, जैसे परकोटा है अपना, अब परकोटे में दरवाजा नहीं होगा तो बिल्कुल ही पैक हो जाएंगे, आना जाना आवागमन ही नहीं हो पाएगा, तो वो दरवाजे हैं वहां उस परकोटे में, इस तरह से। एक बार ये चित्र वापस दिखाइए। हाँ मैं पूछूं? हाँ बोलिए ना जी। वो जो आपने परिधि लिखाई है ना, तो वो जो बाउंड्री वॉल के इंटरनल परिधि और उसका एक्सटर्नल बाउंड्री, वो परिधि लिखाया है क्या, जो 3 लाख वैसा जो योजन है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बाउंड्री वॉल की एक्सटर्नल और बाहरी, बाउंड्री वॉल का इंटरनल। इंटरनल और एक्सटर्नल, वो तो वही जम्बू द्वीप की परिधि, वही जम्बू द्वीप की परिधि, क्योंकि जम्बू द्वीप बाउंड्री वॉल तक जम्बू द्वीप है, तो बाउंड्री वॉल का अंदर का एरिया भी जम्बू द्वीप है और उसकी जो बाहर जहां तक उसकी मोटाई है वहां तक वो जम्बू द्वीप है। तो बाहरी परिधि भी बताई, अभ्यंतर परिधि भी बताई। आवाज आवाज बंद है। हमारा जो भरत क्षेत्र है तो इस परिधि के बीच में आएगा या अंदर की तरफ आएगा जम्बू द्वीप के? परिधि में नहीं है भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र तो जम्बू द्वीप के अंदर है। परिधि, हाँ, परिधि तो हाँ, अभी केवल उसकी वो बताई है हमने कि ये घेरा कितना बड़ा है। परिधि का मतलब है घेरा कितना बड़ा है, वो बताया है। इस घेरे को एक ऐसे अपन परिधि नहीं समझते, हाँ, जैसे समझते सर्कम, समझते हैं। हाँ, जैसे समय शिखर जी गए होंगे आप लोग, तो एक तो हम समय शिखर जी की वंदना वैसे करते हैं 27 किलोमीटर का रन, और एक वो परिक्रमा होती है पहाड़ की नीचे से, गांव में से जा जाकर, तो वो जो परिक्रमा है ना, वो है परिधि। ऐसे तो वो जम्बू द्वीप की परिधि बता रहे हैं कि वो ऐसे अगर किनारे 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 चलो एकदम लास्ट में तो कितना आएगा, वो चीज बताइए। बोलिए दीपिका जी। ये 1 लाख आउटर लाइन से आउटर लाइन तक है, 1 लाख योजन का जो 1 लाख योजन तो बीच, मतलब आउटर लाइन से आउटर लाइन, हाँ ऐसे, ठीक है, वो 1 लाख योजन है। बाहरी परिधि से यही पूछे ना, बाहरी परिधि से बाहरी परिधि, वो 1 लाख योजन। और किसी का प्रश्न है कुछ? बोलिए। तो अंदर की परिधि फिर 24 योजन कम हो गई। हाँ, अंदर की परिधि कम है ना, 24 योजन कम, नीचे से 12 योजन चौड़ी है ना दीवार, हाँ तो 24 योजन कम हो गई। हाँ। इस तरह से ये जम्बूद्वीप की जगती, मतलब आप ऐसे एक पॉइंट हेडिंग डाल के जम्बूद्वीप की जगती, तो उसकी अपन ने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
ये सब देख ली। और उसमें क्या क्या बने हुए हैं, तो 4 महाद्वार हैं, इसके अलावा 14 नदियों के निकलने के लिए 14 द्वार हैं। और वो जो दरवाजे हैं उनको गोपुर द्वार भी बोलते हैं। गोपुर द्वार मतलब ऐसे अच्छे सुंदर, जिन पे अनेक प्रकार की बंधनवार वगैरह लटकी हुई है, और जैन भगवान की प्रतिमाएं, अरहंत प्रतिमाएं जहाँ पर विराजमान हुई। अब ये जो 4 योजन के ऊपर की बची है ना, वहां पर क्या है, 4 योजन की मोटाई वाली पूरी चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, वहां पर क्या है, तो वहां पर सब देवों के नगर, नगर है, पूरे कॉलोनी है, देव वहां पर रहते हैं। और वो जो 4 दरवाजों के अधिष्ठाता देव है, जम्बूद्वीप के रक्षक देव भी, आप लोगों ने कभी पुराण पढ़े हो तो इस तरह की कभी कोई कहानी मतलब उसमें आती है कि जम्बूद्वीप के रक्षक देव ने उसको डांटा या उसको सहायता करी, या इस तरह की शब्द उसमें आते हैं पुराणों में कभी कभी। तो रक्षक देव कहलाते हैं उसके, रक्षक देव है मतलब वो सौदाम इंद्र की आज्ञा से वहां पे अपॉइंटेड रहते हैं, तो वो देव वहां पर रहते हैं। इस तरह से ये बाउंड्री वॉल की चर्चा हुई है। अब इस जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा है? जम्बू का मतलब क्या होता है, बोलिए चमेलिया। जम्बू वृक्ष होने के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। हाँ, और जम्बू का मतलब क्या होता है? वैसे तो जामुन होता है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे। जम्बू यानी जामुन। तो जम्बू द्वीप के मध्य में एक जम्बू का वृक्ष है, जम्बू नाम का वृक्ष है। तो वो उस वृक्ष के कारण, वो वृक्ष कैसा है उसकी रचना अपन पढ़ेंगे जब वहां पहुंचेंगे। उस वृक्ष के कारण, जम्बू वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया है, जम्बू द्वीप पड़ा है। बोलिए दीदी, मुझे तो पूछना, उसमें मैंने नक्शा बहुत सुंदर बना रखा है, नदियों का भी, तालाब का भी, कुलाचल का भी, लेकिन ये नक्शा आपका बहुत सुंदर लगा मुझे, जगती वाला। ऐसा नहीं मैंने बनाया ये कभी। सब नक्शे मैंने आपको पहले ही बताया था, अमन जी शास्त्री हैं स्मारक में, वार्डन दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है वो। हाँ, वो सब हाँ। उन्होंने ही बनाए हैं ये सब नक्शे। मैंने तो बड़े बड़े बना रखे हैं, जम्बू द्वीप की सारी बना रखी है, क्षेत्र की 32 नगरियां भी, सुमेरु भी, कुलाचल भी, लेकिन वो नहीं बनाया वो कभी। तो हम लोग 3D में नहीं बना सकते ना, ये सब कंप्यूटराइज उन्होंने 3D में बनाया है, इसलिए हमको अच्छे से भाव भाषण हो जाता है। अब आजकल टेक्नोलॉजी है तो उसका उपयोग इसमें करना अच्छी बात है, कि अगर हमको कुछ आता है तो इस तरह की चीजों में, और कर रहे हैं वो धीरे धीरे, और भी चीजें ज्योतिष लोक के भी बनाए हैं उन्होंने। एक विक्रांत जी शास्त्री हैं शोलापुर में, वो भी 3D में बनाते हैं, क्लासेस भी लेते हैं वो, पहले ही मैंने आप लोगों को उनकी लिंक बताई थी पहले। और संजीव जी के तो हैं ही, पर वो 3D के जो उनके बने हैं संजीव जी के पूरे, वो भी हैं शॉर्ट वीडियोस जो है 3D में। इस तरह से इतना ही लेते हैं, फिर कल अपन अंदर चलेंगे। अभी अपन ने बाहर की बात कर ली, बाउंड्री की बात, अब अंदर क्या क्या रचना है, तो वो 6 पर्वत, 7 क्षेत्र आदि सूत्रों के माध्यम से आगे की रचना की चर्चा करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। बोलिए चंद्रकांत जी। ये अध्ययन तो पढ़ी थी और वहां पढ़ी थी, एक बार थोड़ा क्लियर समझ में आने आ रहा। आप कड़ा लेना, अपना कड़ा, कड़ा होता है ना चूड़ी ये, तो आप उसके गोला खींचना, तो एक तो उसके अंदर की तरफ गोला खींचना है और एक उसके बाहर की तरफ गोला खींचना है, बस यही है। एक वो अंदर गोला खींचेगा वो अभ्यंतर परिधि, और उसके बाहर गोला खींचेगा वो बाह्य परिधि। दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? ज्यादा मोटाई नहीं रहेगी, अंतर ज्यादा अंतर नहीं रहेगा उन दोनों में। तो ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये तो कड़ा है ना हाथ का चूड़ी। वो 12 योजन की मोटाई नीचे है और ऊपर पहुंच के 4 योजन की बच रही है उसमें। अब ये तो अलौकिक काम है, और 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, तो कुछ योजनों में तो होगा उसका, इतना है। पर अपने को समझ में आ जाएगी उस चीज से, जिसको भी नहीं समझ में आ रही ना अभ्यंतर परिधि और बाह्य परिधि, एक बार करके देखना है, कड़ा ले लेना, उसमें एक अंदर गोला बनाना, एक बाहर गोला बनाना। अभी पहन रखे होंगे, अभी के भी कर सकते हैं, हाथ में से निकालो और बना लो, इसमें क्या है, हो जाएगा। चलिए, तो इसकी 316 पॉइंट मतलब 152 रहेगी अभ्यंतर की, है ना? 3,16,152 पॉइंट नहीं है कुछ भी। अच्छा, पॉइंट नहीं है, 3,16,152 योजन से कुछ कम। अच्छा, और ये इसकी पूरा इतना है। और नीचे बात है कि, और बाहरी है 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष,
साधिक 13.5 अंगुल। ठीक है, थैंक यू। चलिए पूरा करें। जिनवाणी स्तुति, आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड हो जिनवाणी स्तुति बोलने के लिए, तो आप लोग बता दिया करें कि हम बोलना चाहते हैं, तो उनसे बुलवा लिया करेंगे। बोलिए सरिता जी। प्रेयर कर दीजिए। बातों में आवे न जग की कदापि चमत्कार, लख कर नहीं मूड होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।